Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitan sir and I am here to teach you guys physics. My dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with a topic called as AC circuits. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं AC circuits के टेक्स्ट बुक के चैप्टर होने के बाद जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पर। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सम नंबर 12, दैट्स योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 305, सम नंबर 12 से आगे की तरफ सारे के सारे न्यूमेरिकल्स है, 12 के पीछे थ्योरी क्वेश्चंस है। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के ही सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि सॉल्व न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशंस आप लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्रोसीडिंग फर्दर, रीडिंग द 12th क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इफ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल AC circuit is 5 ampere, what is the peak value of the current? That is your first question. What is the current in 1/600 second after it was 0? चलो डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से 12th क्वेश्चन के हिसाब से डेटा सेज 50 साइकिल। इट्स नॉट अ 50 साइकिल। 50 साइकिल बोलने की कोशिश मतलब इनडायरेक्टली वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो 50 साइकिल्स एक सेकंड में कवर करती है, दैट मीन्स 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है, ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इन्होंने बोला है कि करंट का वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली बता दिया 5 एम्पियर। सो सिंगल वैल्यू बता दिया, मतलब दे आर ट्राइंग टू गिव अस RMS वैल्यू। सो उन्होंने RMS वैल्यू दे दिया है, उन्होंने पीक वैल्यू पूछा है। ठीक है, RMS वैल्यू रहेगा तो पीक वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड्स, मतलब एक सर्टन टाइम भी दिया है, 1/600 सेकेंड्स करके एक टाइम दिया है। इस इतने टाइम के बाद करंट कितना है ये भी पूछा है। चलो 1 by 1 सॉल्व करेंगे। चलो पहले हम लोग पीक वैल्यू निकालते हैं। अब आप तो जानते हैं कि भाई RMS वैल्यू जो होती है दैट इज नथिंग बट पीक वैल्यू अपॉन √2। दैट मीन्स I0 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय IRMS। √2 is nothing but 1.414 multiplied by IRMS is nothing but 5. That will give me 7.07 ampere. This is my peak value. ये peak value का एक्सप्रेशन पहले ही मैंने निकाल लिया। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक नया करंट का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। करंट का एक्सप्रेशन बेसिकली आप तो जानते हैं कि इट इज I0 sin ωt। ओके, अब यहाँ पर I0 के जगह पे we just found the value of I0, that is nothing but 7.07 multiplied by sine of omega। ओमेगा की जगह पे लिखूंगा मैं 2π multiplied by frequency। फ्रीक्वेंसी कितना बोला इन्होंने 50, 2π multiplied by 50 multiplied by t का वैल्यू कितना दिया है 1/600। इतना बड़ा डेटा दिया हुआ है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। 50 into 2 is 100, इसमें से निकाल दिया तो 600 में से 2 zeros निकल गए, बचेगा हमारे पास π/6। सो 7.07 साइन ऑफ π/6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 इज नथिंग बट हाफ। तो 7.07 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, बात खत्म। सो 7.07 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 3.5 रहेगा एंड 7 का हाफ वापस 3.5 हो जाएगा एंड दैट्स योर आंसर। So the value of I will be equal to 3.535 ampere. I believe I am clear, my dear children. Please pause the video and make a note of it. So my dear children, बढ़ते हैं 13th problem की तरफ। A light bulb is rated at 100 watt for 220 volt AC supply of 50 hertz. Calculate the resistance of the bulb and the RMS current through the bulb. So 13th problem में दिया है power, the value of power is given as 100 watt. The EMF is given as 220 volt. जब खाली फुकट ऐसे सिंपल वैल्यू दिया है that means it is understood कि वो है ERMS का वैल्यू and the frequency is given as 50 hertz. They are asking you to calculate the resistance and the RMS current. ठीक है भाई, अगर रेजिस्टेंस मिल गया तो फटाफट RMS करंट तो मिल ही जाना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास पावर है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर का एक एक्सप्रेशन होता है V²/R, जो कि आप जानते हो। इधर वोल्टेज की जगह पे हम क्या डालेंगे, EMF डालेंगे, तो E²/R हो जाएगा। सो E का वैल्यू क्या है भाई 22 मल्टीप्लाइड बाय 22। इन दोनों के जीरोस को इधर 100 बोल के डाल देता हूँ, स्क्वायर कर दिया ना मैंने। रेजिस्टेंस का वैल्यू
ओके भाई रेजिस्टेंस का ही तो वैल्यू फाइंड करना है, सो रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन पार। ओके, पार का एक्सप्रेशन इज गिवन एज 100, सो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है भाई 22 और 22 का स्क्वायर, ये तो हो जाता है 484। दैट्स योर आंसर फॉर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मिल गया है, आपको निकालना है आई आर एम एस। सो आई करंट का एक्सप्रेशन ओम्स लॉ के हिसाब से आप तो जानते हैं कि इट इज नथिंग बट वोल्टेज या फिर EMF अपॉन रेजिस्टेंस। सो EMF का एक्सप्रेशन दे हैव गिवन एज 220 अपॉन द रेजिस्टेंस इज गिवन एज 484 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 इफ यू रिमेंबर। सो इसमें से अगर ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द लाइक एक्सप्रेशन फॉर 10 अपॉन 22, दैट विल बी योर IRMS का एक्सप्रेशन। एंड इसको शॉर्ट तरीके से अगर सॉल्व करना है तो इसको मैं लिखूंगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 10 अपॉन 11, सी 1 अपॉन 11 का वैल्यू आप ध्यान में रख लीजिएगा, इट इज 10 तो वैसे के वैसे ही छोड़ दूंगा। 1 अपॉन 11 का वैल्यू होता है 0.09, ओके, एंड अपॉन 2, ओके, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.09 इज 0.9 अपॉन 2 अगर करेंगे तो इट विल बिकम 0.45। सो फाइनली योर IRMS एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी 0.45 एम्पियर। दैट्स योर आंसर। ओके, सो यहाँ पर ये एक कैलकुलेशन टेक्निक दिमाग में रख लीजिएगा, 1/11 इज इक्वल टू 0.09 रेकरिंग, 090909 का रेकरिंग होता है। ये एक वैल्यू आप दिमाग में रख लीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू फर्दर कैलकुलेशंस। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा प्लीज। So my dear children, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सम नंबर 14 फॉर यू गाइज, आई एम रीडिंग इट आउट। 15.0 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो सबसे पहले इन्होंने जो डेटा दिया 1 by 1 डेटा लिखते हैं भाई। कैपेसिटर का वैल्यू दिया है 15 माइक्रोफैरड, दैट इज 10⁻⁻⁶ फैरड। इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। सो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये वोल्टेज ऐसे ही रैंडमली दिया रहेगा, मतलब सिंगल वैल्यू के टर्म्स में दिया रहेगा, तो इट इज ऑलवेज RMS वैल्यू। अगर उन लोगों ने स्पेसिफिकली बोला कि मैक्सिमम वोल्टेज है, ऐसा कुछ बोला रहेगा, तो ही हम लोग उसको पीक कंसिडर करेंगे। एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो XC का वैल्यू निकालने को बोला है। एंड द करंट RMS एंड पीक। सो करंट का RMS वैल्यू भी निकालना है, करंट का पीक वैल्यू भी निकालना है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी तक इतना निकालना है, उसके बाद मतलब ये तुम्हारा सेक्शन नंबर 1 रहेगा, ओके। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 में इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, मतलब F2 अगर है 50 का डबल, या फिर सिंपल लैंग्वेज में 2 times F या फिर 100 हर्ट्ज में इसको लिख लेता हूँ। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज XC का वैल्यू, XC का नया वैल्यू, सो आई विल कॉल इट एज XC2। सो XC2 का एक्सप्रेशन क्या होगा एंड करंट 2 का एक्सप्रेशन क्या होगा। सो प्रॉबेबली इन्होंने बेसिकली कुछ पूछा नहीं है कि RMS की बात कर रहे हैं, I0 की बात कर रहे हैं, दोनों फाइंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी सिंपल। चलो 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। पहले चलो इनिशियल वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। पहले हम लोग ना पॉइंट नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, XC निकालना है। XC का एक्सप्रेशन हो जाता है 1/ωc, विच इज नथिंग बट 1/2 pi FC। सो 2 multiplied by pi is 3.14 multiplied by frequency is 50 multiplied by capacitance is 15 into 10⁻⁻⁶, जिसको चलो मैं ऊपर की तरफ लेके जाके 10⁻⁻6 कर देता हूँ, ये -6 जो नीचे है। ओके, नाउ व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू। 50 multiplied by 2 is 100, ये 100 को ऊपर के इसमें से काट के 10⁻⁴ में कर सकता हूँ। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 15 करना है। व्हेन यू विल सॉल्व देम you will be getting the answer as 212 ohm। जैसे कि आपको याद है रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम में होता है। सो मैंने कैलकुलेशन पहले ही करके रखा, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये XC के बाद IRMS निकालना है अभी आपको। अभी सोचो IRMS कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ओनली कैपेसिटेंस ही है, EMF का वैल्यू दिया है, रिएक्टेंस है आपके पास, RMS है। आपको तो पता है कि रिएक्टेंस एकदम रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। सो IRMS विल बी इक्वल टू ERMS अपॉन रेजिस्टेंस होता है। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स के केस में हम लोग रिएक्टेंस लिखते हैं। सो अभी बस आपको वैल्यूज डालने हैं। IRMS, द वैल्यू फॉर IRMS इज 220 अपॉन द वैल्यू ऑफ XC इज 212।
इन दोनों का डिवीजन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.04 एम्पियर। दिस विल बी योर IRMS। मिल गया IRMS। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है I नॉट। नाउ यू नो दैट दिस IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन √2, मतलब I नॉट विल बी इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाइड बाई √2। IRMS का वैल्यू 1.04 मल्टीप्लाइड बाई √2 का वैल्यू 1.41। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.47 एम्पियर। ये हो गया I नॉट। फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड सेक्शन की तरफ। सेकेंड सेक्शन बहुत ही सिंपल है। ओके, सेकेंड सेक्शन की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग ने डबल किया तो रिएक्टेंस के साथ और करंट के साथ क्या इफेक्ट होता है ये पूछा है उन्होंने। चलो सिंपल लैंग्वेज में जवाब दे देते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन की तरफ देखो, हम जानते हैं कि भाई XC विल बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, जो कि होता है 1/2 पाई FC। ये तो हम जानते हैं। ओके, सो इसमें से ये वी नो दैट। ओके, इसमें से मैं बोल सकता हूँ जो XC होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब लॉजिकली सोचो, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो अभी इतना लिखता हूँ। एंड उसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो करंट है, ये करंट तो XC से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन XC। दैट मीन्स IRMS is inversely proportional to XC and XC inversely proportional to frequency है। So inverse का inverse घूम फिर के directly proportional हो जाएगा। So that means IRMS जो है ना वो directly proportional हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ। इस लॉजिक से एक बात समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दिया तो करंट डबल हो जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो XC दैट इज जो रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। एंड IRMS अगर डबल होगा तो I नॉट दैट इज पीक वैल्यू वो भी डबल हो जाएगा। सो इन शॉर्ट योर आंसर इज गोइंग टू बी XC विल बी, ये फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे इट विल बी हाफ कॉमा IRMS एंड I नॉट विल बी doubled on doubling the frequency। on doubling the frequency। इसका मतलब क्या होता है भाई कि फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे ये रिलेशंस के हिसाब से आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डबल होने वाला है या हाफ होने वाला है। तो वैल्यूज भी अगर आपको निकालना है तो ये XC का जो वैल्यू है इसको हाफ कर दीजिए। सो 212 का हाफ क्या होगा 106, आपका नया XC होगा। देन करंट का एक्सप्रेशन निकालना, इसका डबल कर दीजिए। सो 1.04 का डबल हो जाएगा 2.08, इसका भी डबल कर दीजिए। सो 1.47 का डबल हो जाएगा, इट विल बी लाइक 2.94 हो जाएगा इसका। So this is how you are going to figure out what are the values. Anyway, my dear children, I request you guys to please pause the video and make a note of it. So my dear children, आगे बढ़ते हैं सम नंबर 15 की तरफ। An AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 Henry. So what they are giving us is value of L, which is nothing but 2 Henry. If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25, so आप तो जानते हैं कि करंट का एक्सप्रेशन होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, सो जिसमें से I नॉट होता है उसका एम्पलीट्यूड। सो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बताया भाई, I नॉट का एक्सप्रेशन है 0.25 एम्पियर, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। तो इस ओमेगा में जो फ्रीक्वेंसी डालना है उसका वैल्यू दे दिया 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। सो इन्होंने पूछा है इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ERMS कैलकुलेट करना है अक्रॉस द इंडक्टर। चलो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि ओनली इंडक्टर ही दिया, उसके अलावा कुछ है नहीं, बात खत्म। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर XL दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे ओमेगा L। ओमेगा L के जगह पे आप लिखेंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय L। ठीक है भाई, जरूरत पड़ने पे हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर ERMS का एक्सप्रेशन अभी निकालना है। ERMS विल बी नथिंग बट IRMS मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंस। IRMS की जगह पे मैं लिखूंगा I नॉट अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंस की जगह पे लिखूंगा 2 पाई FL। I नॉट का वैल्यू है 0.25
okay, multiplied by 2 multiplied by 3.14 multiplied by frequency is how much 60 hertz multiplied by inductance is how much 2. ओके एंड देन आप एक काम कर सकते हैं, ये 1/√2 का डायरेक्ट मैं मल्टीप्लिकेशन वैल्यू लिख लेता हूँ, इट इज़ नथिंग बट 0.707. ओके अब आप क्या करेंगे यहाँ पर ये जो है दिस वन 0.25 इज एक्चुअली 1/4. ये 1/4 का कैंसिलेशन ऊपर के 4 के साथ काट देते हैं तो ये दोनों 2 चला जाएगा. सो बेसिकली क्या नंबर्स कम हो जाएंगे तो हमारे लिए उतना कंफर्टेबल हो जाएगा. अब बाकी चीज़ है क्या, आपको 3.14 को 0.707 के साथ मल्टीप्लाई करके 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा ERMS इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशंस ऑलरेडी किए हैं तो मुझे आंसर आया इसका 130.32. इतना वैल्यू आया मुझे कैलकुलेट करने के बाद. सो माय डियर चिल्ड्रन प्लीज नोट इट डाउन. अब नेक्स्ट सम की तरफ पढ़ते हैं माय डियर चिल्ड्रन, दैट इज सम नंबर 16. सम नंबर 16 की अगर बात करें तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू गाइस. ऑल्टरनेटिंग EMF ऑफ E इज इक्वल टू 220 sin 100 pi t. सो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली दिया है E का इक्वेशन दैट इज 220 मल्टीप्लाइड बाय sin 100 pi t. ओके सो इसमें से क्लियर सी बात है यार, E नॉट का एक्सप्रेशन इज 220 वोल्ट. ओके इतना मिल गया हमें एंड 100 पाई में से आपको डायरेक्टली ओमेगा का वैल्यू मिल जाता है. सो इसमें से ये भी चीज़ पता चल जाता है कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई. इतना मैं रख लेता हूँ. ठीक है, इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग ऑफ इम्पिडेंस ऑफ 1/पाई. सो इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन दिया है 1/पाई हेनरी. ठीक है, उसके आगे क्या दिया है, राइट एन इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट रीडिंग इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट. तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लिखना है आपको. दूसरा क्या लिखना है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द AC गैल्वेनोमीटर. सो मतलब इन्होंने ये भी दिया है कि भाई IRMS का वैल्यू भी कैलकुलेट करने को कहा है. चलो ठीक है, 1 बाय 1 कोशिश करते हैं. इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पर क्या है अपना व्हाट वी से इंडक्टिव सर्किट है. तो इंडक्टिव सर्किट है तो सीधी सी बात है उसके करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट. सो इफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी देन I विल बी इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ये एक्सप्रेशन तो आप जानते ही हो. ओके अभी आपको बाकी सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना है. I नॉट के जगह पे मैं लिख सकता हूँ सी करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस या फिर इन दिस केस रिएक्टेंस. सो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ E नॉट अपॉन XL. ऐसे मैं लिख सकता हूँ. साइन ओमेगा के जगह पे मैं लिखूंगा 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2. ओके अब XL के जगह पे लिखना है मुझे ओमेगा L. ये तो फॉर्मूला है उसका डाल दिया मैंने. E नॉट का एक्सप्रेशन है 220 अपॉन ओमेगा. ओमेगा का एक्सप्रेशन है 100 पाई मल्टीप्लाइड बाय L का एक्सप्रेशन है 1 बाई पाई. पाई गेट्स कैंसल्ड, 0 इसके साथ कैंसिल. सो 10 के साथ भी कैंसिल होकर 2.2 बचेगा हमारे पास. तो साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2. देन फाइनली मेरा जो करंट का एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी 2.2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2. ये हो जाएगा करंट का एक्सप्रेशन. उसके अलावा IRMS का एक्सप्रेशन आपको निकालना है. तो ठीक है भाई, ये I का एक बार वैल्यू मिल गया तो इसमें से I नॉट का भी तो वैल्यू मिल ही जाता है. सिंपल सा फंडा है कि नहीं. सो इसमें से I नॉट का भी वैल्यू निकल जाएगा. तो IRMS विल बी इक्वल टू I नॉट अपॉन √2. I नॉट का वैल्यू क्या है, ये रहा I नॉट का वैल्यू 2.2. सब्स्टिट्यूट करना है आपको. सो इट विल बी 2.2 अपॉन √2 का मतलब क्या होता है भाई 1.414. सो डिवाइड करने के बाद फाइनली मुझे आंसर मिलता है IRMS विल बी इक्वल टू 1.555 एम्पियर. ये हो गया मेरा करंट का एक्सप्रेशन. आई बिलीव थिंग्स आर वेरी क्लियर. माय डियर चिल्ड्रन प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. आई बिलीव माई डियर चिल्ड्रन हो गया आप लोगों का. लिखे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, दैट इज सम नंबर 17. 25 माइक्रोफैरड कैपेसिटर डेटा लिख लेते हैं एक एक करके. सम नंबर 17 कैपेसिटर का वैल्यू दिया है 25 माइक्रोफैरड. ओके उसके अलावा 0.01 H इंडक्टर. सो इंडक्टर का वैल्यू दिया 0.10. आई एम सो सॉरी 0.10 मतलब इट इज 10 raised to -1 हेनरी. देन
25 ओम रेजिस्टर, क्या बात है भाई, यहाँ पर तो सभी लोग हैं, मतलब ये कौन है, ये कैसा सर्किट है, LCR सर्किट होगा। ओके, तो ये बात समझ में रख लेना कि भाई ये डेटा देखकर ही समझ जाना कि भाई LCR सर्किट है ये। तो LCR सर्किट्स के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स, मतलब इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया सीरीज LCR का कॉन्सेप्ट है करके, ठीक है, बढ़िया। इन विद एन AC सोर्स ऑफ EMF E इज इक्वल टू, चलो E का वैल्यू दे रहे हैं 310 साइन, ओमेगा के जगह पे दिया है 314 T। ओके, इतना दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इसमें से एक बात तो क्लियर हो जाता है कि भाई E0 इज इक्वल टू 310 वोल्ट एंड ओमेगा इज इक्वल टू 314, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ढूंढने को कहा है, नॉट अ बैड डील, हम लोग ढूंढ सकते हैं। व्हाट इज द रिएक्टेंस, कौन सा रिएक्टेंस बाय द वे, रिएक्टेंस प्रॉबेबली उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद सारे रिएक्टेंस को एक साथ ही निकालना होगा, या फिर कोई ना कोई एक रिएक्टेंस के बारे में सोचा होगा उन्होंने। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन से रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं वो लोग। हो सकता है इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहा है, हो सकता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहा हूँ। ओके, सो मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि चलो वो लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी क्लियर बिकॉज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस बोला। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, दोनों लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पीडेंस कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। करंट कैलकुलेट करने को बोला है, करंट के साथ कुछ नहीं बोला, मतलब प्रोबेबली दे आर आस्किंग अस द RMS करंट एंड फेज एंगल ऑफ द सर्किट। फाइनली फेज एंगल ऑफ द सर्किट, माय गुडनेस, बहुत सारे सवाल कर दिए यार एक साथ। चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक एक करके। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा है ना भाई, इट्स नॉट बिग डील। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ओमेगा का वैल्यू 314 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का कैंसिलेशन करके इधर 100 मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा 50 हर्ट्ज। ये 2 को डिवाइड करने का 50 हर्ट्ज मिल जाएगा। आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। ये मिल गया मेरा पहले सवाल का जवाब। दूसरा, एक्सएल का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला, नॉट बिग डील। एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा के जगह पे, चलो ठीक है, ओमेगा के जगह पे लिखूंगा मैं 314 multiplied by L is how much, 10 raised to minus 1, that will give me XL is equal to 31.4 ohm। ये मिल गया XL। फिर XC फाइंड करना है, XC is equal to 1 by ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू है 314 मल्टीप्लाइड बाय C का वैल्यू कितना है भाई, इट इज 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 है, जिसको ऊपर लेके जाके 10 रेज टू प्लस 6 में बना सकता हूँ। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर 10 रेज टू प्लस 6 जो है ना, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ, 10 रेज टू 4 और 10 रेज टू 2। 10 रेज टू 2 मतलब 100 होता है, 25 के साथ कैंसिल होकर ऊपर 4 बचेगा। सो फाइनली मेरे पास क्या मिलेगा, XC इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ 400 अपॉन 314 लिखता हूँ। 4 को मैंने 400 लिखा, मतलब 10 रेज टू 4 में से 2 जीरो इधर डाल दिया, बचा हुआ 2 जीरो इधर ही छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद इसको मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर मैं कुल मिलाकर लिख सकता हूँ, इट इज 1.27, ठीक है। तो इसका 1.27 मैंने कैलकुलेट कर दिया था, मल्टीप्लाइड बाय 100, कुल मिलाकर हो जाएगा XC इज इक्वल टू 127। सो 1.27 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली करके 127 कर दिया, या फिर मैं थोड़ा और डिटेल में कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर एक और 4 भी रहता था, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 127.4 मिल जाता था ओम्स में। ओके, चलो इतना मिल गया, ये मेरा XC का वैल्यू है। अभी हो सकता है वो लोग इफेक्टिव रिएक्टेंस भी पूछ सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि नेट रिएक्टेंस क्या होता है। सी नेट रिएक्टेंस तो आप तो जानते ही हैं कि भाई, इफ यू रिमेंबर हर कैलकुलेशन में इट वाज आइदर XL माइनस XC और XC माइनस XL, ऐसा कुछ ना कुछ तो रहता था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हियर ऑल्सो इट इज XC बड़ा है, XL छोटा है। सो किसी ने अगर पूछा नेट रिएक्टेंस कितना है, दैट इज नथिंग बट XC माइनस XL, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 127.4 माइनस 31.4, सो आपको ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 निकल जाएगा। 7 माइनस 1 कितना होता है भाई, 6 होता है। 12 माइनस 3 कितना होता है, 9 होता है। सो बेसिकली 96 ओम।
सो नेट रिएक्टेंस इज 96 ओम। सो बेसिकली हम लोगों ने सारे पॉसिबल वैल्यूज निकाल लिए जो भी उनके पूछने के चांसेस होते थे। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस सब निकाल लिया हम लोग ने। सो पूरा रिएक्टेंस का डिपार्टमेंट ही खत्म हो गया। नेक्स्ट कौन सा पूछा उन्होंने? इंपेडेंस पूछा है। सो इंपेडेंस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी या फिर एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ आर इट इज 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है 96 का स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। मैंने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं अभी। सो इनको ये करके आपको मिलेगा 9841 का स्क्वायर रूट, तो z का एक्सप्रेशन मिलेगा आपको 99.2 ओम्स। ये मिल गया आपका z का एक्सप्रेशन। सो z भी हो गया आपका। अब कौन बचा है? IRMS। IRMS के लिए क्या क्या वैल्यू से देखते हैं अपने पास E नॉट है ना। सो E नॉट में से आप I नॉट तो निकाल ही सकते हो, I नॉट मिल गया तो IRMS भी निकाल सकते हो। सो वंस यू हैव, ठीक है, डायरेक्टली मैं IRMS से निकाल लेता हूँ। IRMS इज व्हाट? ERMS अपॉन इम्पिडेंस। ERMS इज नथिंग बट E नॉट अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई इम्पिडेंस। अभी चलो वैल्यू डालते हैं। E नॉट का वैल्यू दे हैव गिवन इट एज 310 अपॉन √2 का वैल्यू है 1.414 मल्टीप्लाइड बाई इम्पिडेंस का वैल्यू है 99.2। सो इसका आंसर मुझे मिला है 2.21 एम्पियर। ये हो गया IRMS का एक्सप्रेशन। देन फाइनली सबसे लास्ट में उन्होंने पूछा फाई का एक्सप्रेशन क्या है, तो हम स्टार्ट करेंगे कॉस फाई के इसमें से। कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। सो आर का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर? 25 ओम अपॉन जेड का एक्सप्रेशन हो जाएगा 99.2 ओम एंड उसका आपको कॉस इनवर्स निकालना है। सो पहले इनका फ्रैक्शन निकालना है, फिर उसका कॉस इनवर्स निकालना है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, मैं आपके साथ उसका आंसर शेयर करता हूँ। सो आपको इसका एंगल का एक्सप्रेशन मिल जाएगा 75.5 डिग्री। डिग्रीज में अगर कैलकुलेट करेंगे तो, रेडियंस में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1.32 रेडियन। ऐसे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो दोनों आंसर्स करेक्ट होते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। दैट इज सम नंबर 18। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैरड एंड अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी। चलो डेटा लिख लेते हैं इतना। सम नंबर 18, कैपेसिटेंस इज गिवन एज 100 माइक्रोफैरड, so that will give me 10 raised to minus 4 farad. Great. And then what? A resistance of 50 ohm and then an inductance of 0.5 henry या फिर हाफ हेनरी, डिपेंड करता है कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। and then comes is connected in series with a power supply of 110 volt. यहाँ पर 110 वोल्ट अकेला दिया, दैट मीन्स इट इज ERMS 110 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट। सो E का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू निकालना है, सॉरी I का वैल्यू निकालना है। सो हम तो जानते हैं कि भाई IRMS विल बी इक्वल टू ERMS अपॉन Z, दैट इज इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस बेसिकली क्या होता है? इम्पीडेंस इज नथिंग बट ERMS, ठीक है भाई, ERMS का वैल्यू डाल देता हूँ, दैट इज नथिंग बट 110 अपॉन Z के जगह पे लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। अब XL माइनस XC द होल स्क्वायर हमें निकालना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है। चलो ठीक है भाई, कोशिश करते हैं। IRMS विल बी इक्वल टू 110 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर। R का वैल्यू इज 50, 50 का स्क्वायर इज 2500 प्लस XL इज व्हाट? ओमेगा L। चलो ठीक है, इसकी जगह पे ओमेगा L लिख लूंगा माइनस 1 बाई ओमेगा C लिख लूंगा। ओके, एंड यहाँ पर ओमेगा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, है कि नहीं? सो इफ F इज इक्वल टू 50 देन ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई F। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 100 पाई। So 2 pi multiplied by 50 is nothing but 100 pi. यहाँ पर डाल देते हैं। So over here I'll be getting 100 pi multiplied by L. L कितना है? half minus 1 by omega C. So 1 by 100 pi multiplied by C is how much?
10⁻⁴ इसका होल स्क्वायर। ग्रेट। अब यहाँ पर कैलकुलेशंस अगर करने की कोशिश करें, यहाँ पर आई विल बी गेटिंग इट्स लाइक 50 पाई। ओवर हियर आई विल बी हैविंग 10⁻², जो ऊपर चला जाएगा 100 बन जाएगा। सो ओवर हियर आई विल बी हैविंग 50 पाई, ओवर हियर आई विल बी हैविंग 100 अपॉन पाई। ओके, चलो इनका कैलकुलेशन मैं अलग सा करके यहाँ पर देख लेता हूँ, क्योंकि वो करने से क्या हमारा ही फायदा हो जाएगा बेसिकली। चलो इसका स्पेसिफिकली इसका कैलकुलेशन, या फिर यार ज़रूरत नहीं है, क्यों खाली फोकट सेपरेट कैलकुलेशन करने का, सबके साथ ही चलने दो यार, है कि नहीं। IRMS इज इक्वल टू 110 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2500 प्लस, अब 50 पाई इधर एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पर आएगा 50 पाई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा -100 50 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली 9.8 लिख सकता हूँ, एज यू गाइज नो। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 माइनस 100 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। जैसे कि आप जानते हो ये पाई जो है ये डिनोमिनेटर में पाई आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब तो जानते हैं कि पाई स्क्वायर बन जाएगा, एंड पाई स्क्वायर बेसिकली क्या होता है भाई, 9.8 होता है। चलो इतना हमारे पास है, आगे बढ़ते हैं। IRMS will be equal to 110, ये ठीक है। मैं हाल फिलहाल ना इसको पाई स्क्वायर ही रखता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो निकालना स्क्वायर रूट निकालना इजी हो जाएगा। तो इधर भी एलसीएम निकालता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा पाई, एंड ये पाई स्क्वायर रूट के पाई स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, एंड देन वो पाई बन के ऊपर चला जाएगा, तो 100 पाई ऊपर आ जाएगा। देन यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2500 पाई स्क्वायर, pi square, that is nothing but 9.8 plus 50 multiplied by 9.8, 50 multiplied by 9.8 कितना होता है, 490 होता है कि नहीं। सो ये हो जाएगा 490 माइनस 100, कुल मिलाकर हमें मिलेगा 390 का स्क्वायर। Am I clear? अब यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ये स्क्वायर है मतलब डबल जीरोज है, ये डबल जीरोज और ये डबल जीरो को बाहर निकाल के, कॉमन निकाल के आप इसके साथ कैंसिल भी तो कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पर इतना, अरे बाय द वे साइड में भी तो जगह है यार, साइड का जगह भी तो यूटिलाइज कर सकता हूँ मैं। 110 पाई, पाई मतलब कितना, इट इज 9, एक्चुअली पाई मतलब 3.14, एंड यहाँ पर ये डबल जीरो और ये डबल जीरो को बाहर में निकालूंगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के वो सिंगल जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 प्लस 39 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। देन ये 10 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जाएगा। अब इसके आगे के कैलकुलेशंस मैंने कर दिए हैं, इसका आंसर मैं आपके सामने बताता हूँ। इसके आगे का कैलकुलेशन हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू 0.822 एम्पियर। अगर आप लॉगरिथम यूज करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सो माय डियर चिल्ड्रन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर which when put in series with a 10 ohm resistor makes the power factor equal to 0.5. Assume an 80 volt cross 100 hertz AC supply. ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली बात हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, C फाइंड करना है। ओके, अभी ये कैपेसिटर को इन सीरीज विद लगाया है एक रेजिस्टर के साथ, दैट इज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, एंड पावर फैक्टर मतलब आप जानते हैं कि भाई cos फाई होता है पावर फैक्टर, या फिर R/Z होता है पावर फैक्टर, जो कि उन्होंने दिया है 0.5। एंड देन उन्होंने बोला है अज्यूम करना है कि भाई ERMS का वैल्यू है 80 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। चलो ठीक है, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर एक हिंट दिया है उन्होंने Z का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब ये Z का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, Z का वैल्यू फाइंड करने के लिए R/Z, दे हैव गिवन R/Z इज इक्वल टू 0.5 या फिर 1/2। द R's वैल्यू इज बेसिकली हाउ मच, इट इज 10, 10/Z इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स Z इज इक्वल टू 20 ओम। तो Z का वैल्यू मिल गया। अब बोला कि सर Z क्यों फाइंड कर रहे हो, एक्चुअली Z में से अपने को C भी मिल जाएगा, प्रोवाइडेड हमें फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी पता है,
What is the value of z? Z is nothing but square root of r square plus xl minus xc square होता है. यहाँ पर xl है ही नहीं, इंडक्टर तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे. सो डायरेक्टली xc स्क्वायर आ जाएगा. देयर इज नो xl इन्वॉल्व्ड. Now r, instead of r I'll write 10. 10 square is how much? 100 plus 1 by like xc will be equal to 1 by omega c. Omega is how much? 2 pi f c का स्क्वायर ऑब्वियसली. ओके, उसका स्क्वायर रूट. चलो ठीक है भाई, डाल के देखते हैं. जेड्स वैल्यू इज हाउ मच. ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को इस तरफ लेके आएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा. सो जेड इज हाउ मच? 20. ओवर हियर आई विल बी गेटिंग 20 का स्क्वायर हाउ मच? 400. सो 400 ऑन दिस साइड. 10 plus 1 by 2 multiplied by 3.14 multiplied by frequency. How much is frequency? 100 multiplied by c इसका स्क्वायर. ओके, चलो ठीक है. 400, ये 100 इस तरफ लेके आएंगे तो 400 माइनस 100 इज हाउ मच? 300. और यहाँ पर ये स्क्वायर को भी इस तरफ लेके आना पड़ेगा. सो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो ओवर हियर वी हैव 300 का 300. ये स्क्वायर को इस तरफ लेके आए तो स्क्वायर रूट है कि नहीं. देन मल्टीप्लाइड बाय ये सब उधर जाएगा 2, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ये 100. ओके, इज इक्वल टू 1 बाई सी रहेगा. ऑब्वियसली यहाँ पर 1 बाई सी रहेगा ना, फिर इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स हमारा सी का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन ये 100 को बाहर निकाल तो मैं हो जाएगा 10. 10 के साथ ये 2 जीरोस को ऐड कर दो, हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई √3. देन मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा. एक्चुअली काम करता हूँ, इसको मैं 3.14 ही डाल देता हूँ. ये 2 को ना √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. आप तो जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.73. 1.73 का अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.4 के करीब हो जाएगा ना, है कि नहीं. सो ये हो जाएगा 3.46 मल्टीप्लाइड बाई 3.14. ओके, सो मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई इन दोनों का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है ना, मतलब अप्रॉक्सीमेशन तो मैं लगा सकता हूँ. अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों ना 10 के आसपास आ सकता है. 10 इंटू 1000 इज नथिंग बट 10⁻⁴ डिनोमिनेटर में जो ऊपर जाके अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ हो सकता है. ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेटेड आंसर होता है, लेकिन आप इसको लॉग वगैरह लगा के एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे. सो ऊपर आएगा 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ ऐसा आएगा. मतलब 0.92 का एक फैक्टर आएगा हल्का सा. ओके, सो ये तुम डेसिमल को एडजस्ट कर देंगे तो हो जाएगा 9.2 इंटू 10⁻⁵ फैरड. दिस विल बी द कैपेसिटेंस एंड दैट्स योर आंसर. था ना बहुत ही सिंपल. प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव आप लोगों का हो गया लिख के हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज सम नंबर 20. फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू इट्स आरएमएस वैल्यू. सो दैट मीन्स इन शॉर्ट इन्होंने ये पूछा है कि भाई आरएमएस वैल्यू पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है. अब करंट का एक्सप्रेशन तो आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t होता है कि नहीं. यहाँ पर I मतलब I कहाँ तक पहुँचना है? आरएमएस तक ही पहुँचना है. तो I की जगह पे हम लोग डालेंगे आरएमएस. सो I RMS रहेगा तो एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा. फर्क सिर्फ इतना है, ये t उन्होंने पूछा है. ऑब्वियसली ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिखने वाला पता है? इट इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय t, और ये t उन्होंने पूछा है. चलो ठीक है भाई, RMS की जगह पे मैं डाल देता हूँ I0 अपॉन √2. I0 अपॉन √2. I0 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर क्या रहेगा भाई? यहाँ पर रहेगा 1/√2. जैसे कि आप देख रहे हो 1/√2. साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होता है? 45 होता है, जो कि π/4 होता है. यहाँ पर रहेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है? 50. अब आप पूछोगे सर π/4 क्यों लिखा, 45 डिग्री क्यों नहीं लिखा आपने? बेटा 45 डिग्री SI यूनिट नहीं होता है. एंड हम लोग अगर बाकी सभी जगह पे SI यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी तो हमें SI यूनिट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो यहाँ पर SI यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम लोग π/4 लिखेंगे, है कि नहीं. सो पाई कैंसिल करेंगे. 50 इंटू 2 इज नथिंग बट 100. ये 100 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 10. सो t का वैल्यू हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻². 1/4 की जगह पे मैं लिखूंगा 0.25 इंटू 10⁻², या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 into 10⁻³ seconds. That's my answer. था ना बहुत ही easy, है कि नहीं? Please pause the video and make a note of it. So my dear children, बढ़ते हैं next question की तरफ. That is question number 21.
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैरड. पिकोफैरड में कैपेसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है विच विल मेक 101.4. सो माय डियर चिल्ड्रन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैरड विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस टू ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज. सो क्या क्या डेटा दिया है भाई? फ्रीक्वेंसी दिया है 1 मेगाहर्ट्ज, हो गया. एंड देन दिया है इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 101.4 माइक्रो हेनरी, मतलब 10⁻⁻6 हेनरी. एंड देन क्या दिया है? कैपेसिटी कैलकुलेट करना है. एंड प्रेफरेबली बोल रहे हैं कि पिको फैरड्स में हमें कैलकुलेट करना है. चलो ठीक है भाई, देखते हैं कैसे कैलकुलेट हो सकता है. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी LC, ये देख के समझ जाना कि भाई फ्रीक्वेंसी का वो वाला फॉर्मूला यूज करना, दैट इज 1/2π√LC, जो कि हम लोग ने रेजोनेंस के कंडीशन के लिए सीखा था. तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, बात खत्म, आंसर आ जाता है. C फाइंड करना ना. चलो ठीक है, ओवरऑल स्क्वायर करते हैं. तो f² = 1/4π² L, सॉरी देयर इज नो L², राइट, L × C. अब एक काम करता हूँ, ये C और f² को दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ. यहाँ पर आएगा f², बस बात खत्म, वैल्यू डाल दीजिए. सो 1/4 multiplied by π² can be approximately written as 9.8 multiplied by L. L is nothing but 101.4 multiplied by 10⁻⁻6 multiplied by frequency is 10⁻⁶, जो कि हो जाएगा 10⁻12, है कि नहीं. सो यहाँ पर इन दोनों को अगर कैंसलेशन करेंगे तो इधर 10⁻⁶ रहेगा, जो ऊपर आके 10⁻⁻6 बन सकता है. एंड देन यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या रहेगा ये देखना है हमें. सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, चलो मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 × 10,000 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ. एंड ये 1/4 रहेगा, 1/4 ऊपर जाएगा 2.5 बन जाएगा. सो बेसिकली 2.5 के टर्मिनोलॉजीज में रहेंगे. बट एक्यूरेटली अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सो यहाँ पर आता है 1000, इट्स लाइक डिनोमिनेटर में 4000 रहेगा. एक्यूरेटली अगर मैंने कैलकुलेट करके रखा है ऑलरेडी, सो वो हो जाता है 0.2497 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6. ओके, इतना आता है. देन डेसिमल को अगर 3 बार और आगे चढ़ाएंगे, सो 249.7 मल्टीप्लाइड बाई, ये 3 बार आगे चढ़ाया तो -3 -6 ऑलरेडी -9 था, ये 3 बार आगे चढ़ाने की वजह से ये -9 बन जाएगा -12, एंड -12 होता है पिको. सो योर आंसर इज, ऐसे लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है पिको फैरड में मेंशन करने के लिए. इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेंगे 249.7 पिको फैरड. बात खत्म. पिको फैरड, पिको इज नथिंग बट 10⁻⁻12. बात खत्म. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. सो आई बिलीव माय डियर चिल्ड्रन हो गया आप लोगों का. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सम नंबर 22. अ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू 25 वोल्ट पोटेंशियल. चलो ठीक है भाई, मैं काम करता हूँ, ये डेटा को लिख लेता हूँ. कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैरड, दैट इज 10⁻⁻5 फैरड. कितने वोल्टेज पे चार्ज किया है? 25 वोल्ट्स. द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, मतलब चार्ज करके डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब ये वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ हमारे कैपेसिटर का ही वोल्टेज रहेगा. ओके, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अ प्योर 100 मिली हेनरी कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर. सो एक कॉइल है जिसका वैल्यू रहेगा 100 मिली हेनरी. मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, दैट विल गिव यू 10⁻⁻1 हेनरी. ओके, connected so that LC oscillations are set up. Calculate the maximum current in the coil. Oh, this is quite a simple problem. So इन्होंने देखो यहाँ पर एक इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया. इन्होंने बोला है कि इस कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज कुछ तो दिया, दैट मीन्स इसके ऊपर एक एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी आने वाला, दैट इज नथिंग बट ½ CV². अब इसका एनर्जी जब यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर एक मैक्सिमम करंट आएगा. किस बेसिस पे आएगा? यहाँ पर ½ Li² उसका इंडक्टर का एनर्जी होता है. ये एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद इधर बन जाता है ½ Li². तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये एनर्जी कहाँ से आया? इधर से आया. दैट मीन्स इधर से जितना भी ट्रांसफर होगा उतना ही एनर्जी इधर मिलने वाला. सो बेसिकली एनर्जी सेंट बाय द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द एनर्जी रिसीव्ड बाय द इंडक्टर. इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे तो ½ CV² विल बी इक्वल टू ½ Li². ओके,
हाफ एंड हाफ गेट्स कैंसल्ड, सी की जगह पे डाल सकता हूँ मैं 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय वी, वी इज हाउ मच 625, मतलब 625 क्यों, वी का वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर है 625, या फिर मैं बोलूँ तो आप 25 स्क्वायर करके ही लिख के रखो, बाद में एनीवे स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा। एल के जगह पे आप डाल सकते हैं 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट स्क्वायर, 10⁻⁻1। अब ये L का वैल्यू 10⁻⁻1 है, C का वैल्यू 10⁻⁵ है, ये इस तरफ आ जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा ये। दैट मीन्स आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। ओवरऑल स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो आई नॉट का वैल्यू बिकम्स 25 इंटू 10⁻², दैट इज 0.25 एम्पियर, एंड दैट्स योर आंसर। था ना बहुत ही सिंपल। ओके, चलो एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सिमिलर ही है, तो एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन कैसा है मैं आपके सामने एक बार रीड कर रहा हूँ। 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद अ 50 वोल्ट सोर्स। सो यहाँ पर 23rd प्रॉब्लम के लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन कितना दिया है, वापस 100 माइक्रोफैरड दिया है, दैट इज नथिंग बट 10⁻⁻4 फैरड is charged with a 50 वोल्ट पावर सप्लाई, 50 वोल्ट पावर सप्लाई से चार्ज किया गया है। Then the source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance as a result of which 5 ampere of current flows through it. So current कितना फ्लो हो रहा है भाई, 5 एम्पियर। किधर कनेक्ट किया, एक इंडक्टर पे कनेक्ट किया, वापस सेम स्टोरी हो रहा है, सेम एलसी ऑसिलेशंस होने वाला है। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, बहुत ही सिंपल है भाई, यहाँ पर इंडक्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा है, दैट मींस सेम टू सेम रिपीट हो रहा है वापस 20 सेकंड में, जो कि 23rd में वही करना है, इसी वजह से मैंने दोनों साथ में सॉल्व किया आपके सामने। सो दैट मींस वापस सेम स्टोरी, कैपेसिटर ने जो भी एनर्जी छोड़ दिया है वो एनर्जी कैच किया है किसने, इंडक्टर ने, तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर C की जगह पे हो जाएगा 10⁻⁻4, V की जगह पे हो जाएगा 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू L के जगह पे क्या हो जाएगा, इस बार L फाइंड करना है, एंड I के जगह पे क्या होगा 5 का स्क्वायर, ऑब्वियसली है कि नहीं, इस बार स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 2500 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई 25। ये 25 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 100, ये 100 इसके साथ कैंसिल होकर बचेगा 10⁻⁻2। देन फाइनली तुम्हारा L का वैल्यू मिलेगा 10⁻⁻2 हेनरी, नहीं तो इसको लिख सकते हैं 0.01 हेनरी, ये करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप चाहो तो इसको 10 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं, as you guys wish। ओके, सो जस्ट मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा था, ऐसा सी स्पेसिफिकली कन्वर्ट करके लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे रखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इवन आप इसको ऐसे रखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, एमसीक्यूज रहेंगे तो ऑप्शंस एक बार कंपेयर करके देख लेना है कि ऑप्शंस कैसे दिए हैं आपके सामने। आई बिलीव आई एम क्लियर। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली सिखा दिया कि टेक्स्ट बुक के पीछे के एसी सर्किट्स चैप्टर के टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस दिए थे, जिसके सॉल्यूशंस नहीं दिए थे, उसके सॉल्यूशंस मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सो आई बिलीव माय डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल था आप लोगों के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।